हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसे लास्ट वीडियो तक हमारे फ्रेंड्स डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है कण की द्वैत प्रकृति ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर तक कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया। हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब कोई कण होता है वो एक निश्चित समय में उसकी स्थिति और संवेग या फिर वेग का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। मतलब उसने क्या बताया, देखो जब कोई कण है वो स्थिति उसकी शून्य है, मतलब वो जब गतिशील है, मतलब वो एक स्थान पे है तो उस टाइम पे उसकी गति क्या होगी, शून्य। तो उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही तो बात हुआ स्थिति में होना। तो वो बोलेगा कि जब कण गतिशील होता है और एक स्थिति में होता है तो वो दोनों स्थितियां एक साथ ज्ञात करना क्या है, असंभव है। ये बात किसने बताई, अपने हाइजेनबर्ग ने बताई है ना। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, लिखो फिर मैं आगे और समझाता हूँ, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग डालो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनसर्टेनिटी है ना, हाइजेनबर्ग, कहीं कहीं वर्ग भी लिखा होता है लेकिन वो हाइजेनबर्ग बोल तो एक ही बात है ना, का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, अनिश्चितता का सिद्धांत। दीपावली है ना, इसकी वजह से बच्चे अभी से मनाने लगे हैं। छोटे बच्चे हैं तो पटाखे चला रहे हैं बाहर ना, तो थोड़ा सा उनको अवॉइड करना। हाँ, तो देखो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो इसने क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, मैं लिख देता हूं। इसके अनुसार इसने क्या कहा, जब कोई निश्चित समय पर, क्या है, निश्चित समय पर, आप शॉर्टकट में लिखोगे ऐसे, निश्चित समय पर मतलब एक फिक्स टाइम पर बात करें हम, तो क्या होगा, कोई कण है तो उसकी स्थिति को देखेंगे और उसके वेग को देखेंगे, तो क्या होगा, दोनों एक साथ हम निकाल नहीं सकते, फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, तो निश्चित समय पर एक कण के लिए, निश्चित समय पर एक कण मतलब पार्टिकल, कण के लिए क्या निकालेंगे हम, उसकी स्थिति को निकालेंगे और उसका संवेग है उसका निर्धारण करेंगे। तो एक कण के लिए एक साथ स्थिति तथा संवेग, कण के लिए एक साथ दोनों ज्ञात नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। एक साथ संवेग, संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हो, मोमेंटम को आप पी से लिखते हो ना, का निर्धारण। कण के लिए एक साथ संवेग तथा स्थिति, संवेग तथा स्थिति, स्थिति मतलब पोजीशन। स्थिति का निर्धारण पूर्णतः संभव नहीं है या फिर असंभव है। स्थिति का निर्धारण, स्थिति का निर्धारण हमारे लाइन एनसीईआरटी में एक एग्जैक्ट लाइन दी हुई है, उसको लिखे तो क्या होता है, यथार्थता, यथार्थता पूरक संभव नहीं है। ये लाइन सेम टू सेम लिखी हुई है जो कथन में आ सकती है। तो यथार्थता मतलब एकदम 100% सही निकाल नहीं सकते है ना। यथार्थता का मतलब होता है प्योर, एकदम, कि मतलब एकदम पूरा नहीं निकाल सकते। यथार्थता पूरक संभव नहीं है, तो यहीं पे लिख लो, पूरक संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्थिति है और उसकी जो गति है, संवेग है, वो दोनों एक साथ हम नहीं निकाल सकते। ये बात किसने कही, अपने हाइजेनबर्ग भाई साहब ने कही थी। ठीक है, अब देखो इसका गणितीय रूप लिखे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करें इसका, तो कैसे करेंगे, देखो उसने डेल्टा एक्स तो क्या लिया, कण की स्थिति है उसको लिया, और मल्टीप्लाई डेल्टा पी क्या लिया है, संवेग, मोमेंटम। अभी बात समझ में। तो ये तो हो गया उनका दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, जो इसकी एच अपॉन 4 पाई है, इसके क्या होगा, या तो इक्वल होगा या फिर उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बात किसने बताई, हाइजेनबर्ग ने बताई। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो देखो यहाँ पे P क्या है, अभी मैंने बताया संवेग मोमेंटम है, और आप इसको लिखते किसे हो, P इक्वल टू क्या होता है, mv, जो हमने अभी पीछे लिखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, P इक्वल क्या होता है, mv, संवेग हो गया ना। अब इसमें परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन मतलब डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये m ऐसा का ऐसा रहेगा और ये डेल v हो जाएगा। देखो m पे डेल क्यों नहीं लगा, ये बात पता हो तो आप बताओ मुझे। देखो मैं बताऊं, इसलिए नहीं लगा क्योंकि द्रव्यमान होता है उसका न तो निर्माण होता है और न ही उसका अपघटन होता है। मतलब द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, वो वाला। तो यहाँ पे m पे डेल मत लगा देना, ऑप्शन में आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डेल वी। यहां तक आपके समझ में आ गया। ये वैल्यू पी वाली यहाँ पे रख दो, फिर कोई एकदम सिंपल सा हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। अब प्रोडक्ट में पी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम डेल वी, डेल, देखो सॉरी बोला क्या मैंने, एम डेल वी। अब इक्वल में देखो, इक्वल आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई, वो पहले वाला सेम टू सेम, इक्वल एच अपॉन 4 पाई। ये किसने कहा है, हाइजेनबर्ग ने कहा। आप इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। देखो
अब मैं आपसे एक चीज निकलवाऊं कि डेल्टा एक्स निकलवाऊं तो आप दूसरे वाला उसको दूसरी साइड भेज दोगे। अगर मैं डेल्टा एक्स निकलवाऊंगा आपसे तो आप दूसरे वाला जो बचा उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दोगे, ये तो निकाल दोगे ना। अगर मैं यहाँ से आपसे डेल्टा एक्स की वैल्यू निकलवाऊंगा यहाँ से तो निकाल दोगे ना। क्या निकालोगे, डेल्टा एक्स को तो अपनी जगह रख लोगे, दूसरे वाले को उधर शिफ्ट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा देखो, दिख रहा है ना, देखो मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स अपनी जगह रख लो, छोटी क्लास में करते थे ना, ये बाकी सारा उधर शिफ्ट कर दो और ये भी अपनी जगह है। मतलब ऊपर तो एच अपॉन 4 पाई एक्स जैसा और इधर डेल्टा एक्स जैसा, और ये दूसरे वाला एम डेल्टा वी कौन सी साइड आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब अपोन में। तो ये एम डेल्टा वी हो गया। एक तो ये निकालेंगे हम, जब स्थिति निकलवाएगा ना डेल्टा एक्स का मतलब कण की स्थिति, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला। अगर वो निकलवाएगा उसकी v, हमारे से क्या निकलवाएगा डेल्टा वी। v का मतलब क्या होता है आप बताओ मुझे कमेंट करके, और मैंने अभी बताया भी है, संवेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, p मतलब संवेग। तो क्या हो गया ये m इंटू वी आता है, p का मतलब ये रहा है ना, अभी बताया था ना। तो अगर मुझे v निकालना हो, वेलोसिटी, वेग मतलब वेलोसिटी अभी बताया था ना, हाँ तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, देखो इसी फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, तो ये डेल्टा वी तो अपनी जगह रह जाएगा, है ना, बाकी उधर चले जाएंगे, और एच अपॉन 4 पाई भी अपनी जगह। एकदम छोटी क्लासों में जैसे बता देना वैसे बता रहा हूँ, ये तो सेम टू सेम रहेगा। अब देखो बाकी सारा उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो, 4 पाई भी अपनी जगह और डेल्टा एक्स एम, है ना, तो इसको क्या लिख देंगे एम, और ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। यहाँ तक बात किस किसके समझ में आई, जब वेलोसिटी निकलवाई ना हमारे से तो ये निकाल देंगे। यहाँ तक आपकी बात सारी की सारी समझ में आ गई। मैं आपको बोलूँ कि डेल्टा एक्स क्या है तो क्या बोलोगे, कण की स्थिति में अनिश्चितता। ऐसे डेल्टा वी निकलो तो क्या बोलोगे, कण के वेग में अनिश्चितता। ऐसी एम आपको पता है मास ऑफ पार्टिकल है, कण का द्रव्यमान, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। सारी की सारी चीजें मैंने बता दी, चलो आप लिखते जाओ, मैं जैसे जैसे बताऊँ। डेल्टा एक्स क्या है, कण की स्थिति में अनिश्चितता। ऐसे डेल्टा वी क्या है, कण के वेग में अनिश्चितता। ऐसे आपके एम क्या है, द्रव्यमान किसका, कण का। तो आप सारी चीजें साथ साथ में लिख लो, मैंने बोल दिया एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। सारे की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो लिखूंगा या आप लिख लोगे, कण की स्थिति में अनिश्चितता। चलो लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लोगे ना, कण की स्थिति में अनिश्चितता। दिख रहा है क्या आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ, कण की स्थिति में अनिश्चितता। यहाँ भी कण आएगा, क्या आएगा, कण की स्थिति, तो कण तो नाम सेम रहेगा ना, सब में आपको होगा कण के वेग में अनिश्चितता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कण के वेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है ना, निश्चितता, कण के वेग में अनिश्चितता। ऐसी एम क्या होगा, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान। ऐसी एच क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या है बताओ कमेंट करके, प्लांक कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ गया, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। मैं फिर आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ एक, इतना उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, आप इसको उतारो। सबसे नीचे है प्लांक कांस्टेंट, ये एम का द्रव्यमान। क्वेश्चन करें, ठीक है, रेड कर दूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप करोगे वीडियो को पॉज करके पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। ये फॉर्मूला याद रह गए आपके, सीधा सा मतलब है, हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो कण होता है उसकी स्थिति और उसके वेग में परिवर्तन अर्थात संवेग को हम एक साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात किसने बताई, हाइजेनबर्ग ने बताई। और भी सिंपल शब्दों में बोलूं तो क्या बोल दोगे एक ही लाइन में, कि हाइजेनबर्ग ने बताया कि कण की स्थिति और संवेग को एक साथ हम नहीं निकाल सकते। एक साथ निकालना क्या है, असंभव है, क्योंकि जब वेग 0 होगा तो उसकी स्थिति जब 0 है तो वेग क्या होगा 0, तो दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे। अगर वो चल रहा है तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी 0, मतलब ऑपोजिट हो गए ना एक दूसरे के, तो इस वजह से दोनों को एक साथ हम नहीं निकाल सकते, एक चीज 0 हो जाएगी, है ना। आगे चलो, देखो एक क्वेश्चन है, किसी परमाणु में, क्वेश्चन लिखो साथ में, लिख लो क्वेश्चन और सॉल्यूशन करके बताओ। किसी परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता कितनी दे रखी है, 0.1 एंगस्ट्रॉन। अनिश्चितता कितनी है, 0.1 एंगस्ट्रॉन। 0.1 एंगस्ट्रॉन है, कितनी है बच्चों, 0.1 एंगस्ट्रॉन है। तो क्या निकालोगे, इसके वेग में अनिश्चितता बताओगे। स्थिति में दे रखी है आपको ये, है ना, आप निकालोगे किसमें, वेग में अनिश्चितता। तो वेग में मतलब वेलोसिटी निकालोगे, वेग में अनिश्चितता कितनी है निकालो। डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, वेग में अनिश्चितता बराबर क्वेश्चन मार्क, निकाल के बताओ।
देखो डेल्टा एक्स आपको कितना दिया हुआ है 0.1 एंगस्ट्रॉन, तो इसको पहले आप किस में चेंज करोगे, अब एंगस्ट्रॉन में सीजीएस में दिया हुआ ना, तो इसको चेंज करोगे सबसे पहले, तो हर क्वेश्चन में करना होता है। तो देखो सॉल्यूशन करवाऊंगा, चलो करवा देता हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है अपने यहाँ से। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है गिवन में आपको, डेल्टा एक्स दे रखा है क्या, डेल्टा एक्स इक्वल कितना दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉन, यस या नो, यस, तो 0.1 एंगस्ट्रॉन, तो ये लिख लिया हमने 0.1 एंगस्ट्रॉन। अब इसकी यूनिट चेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा, है ना। तो देखो 0.1 तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा, और जब मीटर में चेंज करोगे तो एंगस्ट्रॉन के वन एक एंगस्ट्रॉन की इक्वल कितना होता है 10 की पावर माइनस 10, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो बस, एकदम सिंपल है। ये क्या हो जाएगा मीटर, तो ये वैल्यू काम में लेंगे हम क्वेश्चन के अंदर, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है वो आपको पता ऑलरेडी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस, देखो केजी के अंदर तो क्या होती है 31, कितना होता है 31 केजी, और अगर मैं बात करूं ग्राम की तो ग्राम में कितना हो जाएगा 28, तो हम किस में काम लेंगे, ग्राम में, सॉरी केजी में काम में लेंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा एक्स गिवन में है तो डेल्टा वी निकालना है ना, तो आप निकालो, देखो ये रहा वेग में अनिश्चितता, मतलब आपको निकालना क्या था डेल्टा वी, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या है, मैंने लास्ट में यही फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा वी इक्वल टू देखो एच अपॉन 4 पाई, तो सेम टू सेम रहेगा, इधर क्या आ जाएगा एम डेल एक्स, क्या आ जाएगा एम डेल एक्स, यस या नो, एम डेल एक्स, सब की वैल्यू पुट कर दो हो जाएगा। चलो एच की वैल्यू कितनी बताई 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34, तो 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये तो हो गई इसकी एंगस्ट्रॉन की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू। उसके बाद में 4 का तो 4 पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 3.14 या फिर 22/7। आगे क्या हो गया, उसका द्रव्यमान कितना है m4, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। आगे देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, ये वाली काम में ले लो, तो ये कितनी दे रखी है 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब देखो काट पीट करके आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको काट पीट के निकालोगे तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप करो मल्टीप्लाई और निकालो आंसर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा हमारा टाइम ज़्यादा निकलेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ देखो करके, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई वगैरह तो खुद को करना पड़ेगा एग्जाम में भी, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो देखो कितना आ जाएगा 5.79, कितना मैं देखता हूँ, रुको डायरेक्ट किया हुआ है मेरा 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, यूनिट याद रखना है ना, वेग क्या होता है मीटर पर सेकंड में होता है ना वैसे भी, तो ये आ जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ये इतना हो गया, क्या हो गया आंसर आ गया इसका। अब वेग में अनिश्चितता निकालनी है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं 0.5 एंगस्ट्रॉन कर रहा हूँ, कितना 0.5, आप कमेंट करके बताओगे कितना आंसर आएगा, ये 0.5 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्वेश्चन और करके बताओगे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर्मूला यही लगेगा सब कुछ, आपको सिर्फ क्या नहीं करना है वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सेम टू सेम सारा यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो इसको भी मैं निकाल देता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक या दो क्वेश्चन करते हैं ना, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका आप कमेंट में आंसर करना है ना, पीछे वाला क्वेश्चन है 0.5 एंगस्ट्रॉम वाला। तो एक क्वेश्चन हो रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान, देखो एक वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास कितना दे रखा है 40 ग्राम है, 40 ग्राम, तो क्या करोगे आप, और यह कितने वेग से चल रही है 45 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, यह वस्तु मतलब यह है 45 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है, वेग कितना है मतलब डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी है इस बारे में, क्या किसकी वैल्यू दे रखी है डेल्टा वी की, 45 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। तो इस बार क्या निकालना है हमें, स्थिति निकालनी है ना, तो इसके वेग में 2% की अनिश्चितता है, देखो आपको अनसर्टेनिटी भी दे रखी है, तो सॉरी तथा इसके वेग में अनसर्टेनिटी कितनी दे रखी है 2% की अनिश्चितता है, 2% की अनिश्चितता है, 2% की अनिश्चितता है।
आपको पूरे नोट्स अच्छी राइटिंग में मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना है ना, उसमें सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे अच्छी वाली राइटिंग में, एकदम बढ़िया से। है तो वस्तु की स्थिति में अनिश्चितता बताओ, है तो वस्तु की स्थिति में, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, अनिश्चितता बताओ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको एम कितना दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है, तो उसको आप किस में चेंज कर लोगे, ये सीजीएस में है तो इसको चेंज कर लोगे, तो क्या हो जाएगा केजी के अंदर, तो लिख दूं मैं डायरेक्ट, ग्राम को किस में चेंज कर लो, देखो गिवन में जो जो है उसको चेंज करते चलो। चलो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है अपना यहाँ से। तो देखो पहले तो द्रव्यमान दे रखा है कितना, एम इक्वल टू 40 ग्राम, तो इसको आप किस में चेंज कर लोगे, केजी में चेंज कर लोगे, तो कितना आ जाएगा 0.04 केजी। चलो पूरा चेंज करके दिखा देता हूँ, कितने से डिवाइड करोगे, ग्राम मतलब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 1000 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, हो गया, तो ये कितना होगा 0.04 केजी। यहाँ तक समझ में आ गया, देखो ये कट गया तो 2 पॉइंट पे आ जाएगा ना 0, सीधी सी बात है, 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट पे क्या आता है 0 आ जाता है, दो डिजिट पे क्या आ जाता है पॉइंट आ जाता है, सॉरी है ना। उसके बाद में v कितना दे रखा है हमें, चलो यही लिख देते हैं, कितना दे रखा है 45 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 45 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। लेकिन इसमें आपको एक चीज बोली है कि इसमें डेल्टा वी है वो चेंज कितना हो रहा है, मतलब अनिश्चितता कितनी है 2% की है, तो मैं 45 का 2% निकाल दूं, यहीं पे निकाल दूं, तो चलो निकाल देते हैं साथ में। तो डेल्टा वी की वैल्यू भी दे रखी है ना आपको, इस बार इंपॉर्टेंट बात ये है कितनी है, देखो 45 है, इसका कितना परसेंट है 2%, तो आप निकाल दोगे, ऐसे निकालते हो ना, टू अपन 100 कर देते हो, जितना परसेंट होता है उसमें डिवाइड कर देते हो 100 से, तो क्या आ जाता है उसका परसेंटेज आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, आप काट पीट करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ना। अब हमारे पास में सब कुछ आ गया, सीधा सीधा क्या निकालना है, डेल्टा एक्स का मान, तो निकाल दो डेल्टा एक्स की वैल्यू, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई, तो ऐसे का ऐसा, उसके बाद में एम भी ऐसे का ऐसा, और डेल्टा वी भी ऐसे का ऐसा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, तो मैं यही रख देता हूँ, देखो डबल एरो लगा के, एच की वैल्यू क्या है 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34, अपोन में क्या है, देखो 4 का तो 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू एम कितना दे रखा है, द्रव्यमान हमने अभी निकाला था, ये रहा 0.04, उसके बाद में डेल्टा वी की वैल्यू कितना निकाली है 0.9, कितना है 0.9। अब इसको आप क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई करके सारा आंसर फाइनल आंसर निकाल लो, मैं भी निकाल के लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे करेंगे तो टाइम लगेगा, आप तो सिर्फ कैलकुलेशन की बात है ना, और कैलकुलेशन की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो टाइम लग जाएगा इन क्वेश्चनों में, क्योंकि ऐसे 5-7 क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको टाइम लगेगा, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा रहेगा। तो निकालो, देखो इसका कितना आ जाएगा, मैं निकाल देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे रखूंगा तो टाइम लगेगा, बाकी आपको समझाने वाली बात थी वो मैंने सारी की सारी समझा दी है। अब देखो यूनिट आपको मीटर हो गई, इसकी क्या होगी, इसकी यूनिट मीटर, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको उतारो, फिर आगे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए। आगे की बात समझ में, आगे चले, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपसे मैं, है ना, बस ये वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, सब कुछ ऐसे ही करना, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, बस वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, आप निकाल के कमेंट करोगे नीचे आंसर, है ना। एक क्वेश्चन पीछा हुआ था, एक ही है, तो मैंने इसका द्रव्यमान तो आपको दे दिया, जैसे 5 पॉइंट, चलो ग्राम में दे देता हूँ 55 ग्राम, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 77 मीटर पर सेकंड, कितना है 77 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये कितना परसेंट दे देता हूँ, इसको आप कर लो 7%, कितना 7%, ठीक है। ये हाँ, तो दोनों क्वेश्चनों के आप आंसर मुझे को कमेंट करके बताओगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में जो 2% है ना उसकी जगह 7% है, लाइट चली गई थी, मैंने फिर ध्यान दिया कि वीडियो है उसके अंदर दिख नहीं रहा था, 2 की जगह कितना किया मैंने 7% किया चेंज, है ना। अब आगे देखो कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि मैंने एक बात बताई आपको, एक तो ऑर्बिट होता है और एक ऑर्बिटल होता है, मतलब एक तो कक्षक होता है और एक कक्षा होती है, तो दोनों में अंतर क्या होता है, देखो समझते हैं इस चीज को। तो आप एक तो सारणी बनाओ टेबल, उसमें एक साइड तो लिखो कक्षा, फिर मैं बताता हूँ कौन सा क्या होता है, कक्षा को मैंने बताया था क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट, ठीक है।
ऐसे ही एक होता है कक्षक। क्या होता है? कक्षक। जैसे कि हम पढ़ते भी हैं ऑर्बिटल, क्या बोल देते हैं उसको? कक्षक को ऑर्बिटल। जैसे कि अपने ऑर्बिटल में क्या क्या पढ़ते हैं हम? एस पी डी एफ, ये तो क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन कक्षा कौन सी होती है? जैसे के एल एम एन, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन आपको अभी तक समझ में नहीं आई, मुझे पूरा विश्वास है। अब फिर से समझाता हूँ मैं आपको। देखो, कोई इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ऐसा आपने सुना है क्या? सुना तो है लेकिन समझ में नहीं आया, फिर भी पता नहीं कक्षा क्या है, कक्षा कौन सी है ना। तो देखो, जहाँ पे चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो ये समझो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सपोज कि यहाँ पे वो चक्कर लगा रहा है ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जहां जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, अर्थात कक्षक बोलते हैं। क्या समझ में आया? जिस जैसे कक्षा में चक्कर लगाता है और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, उसको क्या बोल दोगे? ऑर्बिटल बोल दोगे। ये बात समझ में आ गई? तो तो फिर ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो। और जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो ये तो क्या हो गया? ऑर्बिटल, मतलब कक्षक। और ये जिस में चक्कर लगा रहा है पूरे में यहाँ पे, उसको क्या बोल दोगे? कक्षा बोल दोगे, ऑर्बिट बोल दोगे। बस यही अंतर है मैन। तो चलो लिखो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे? सबसे इंपॉर्टेंट, वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है क्या कहलाता है? कक्षा या ऑर्बिट। वो आपको सत्य और असत्य कथन वाले क्वेश्चन में देगा ये चीज, दोनों में कंफ्यूजन है आपके, और कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लाइन लिखा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? वृत्ताकार पथ जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसको क्या बोल दोगे? ऑर्बिट बोल दोगे, कक्षा बोल दोगे। तो वह पथ जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अभी बात समझ में? तो यहाँ पे लिख दो, वृत्ताकार पथ जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। आगे लिख लो कि आप चक्कर लगाते हैं, लगाते हैं ना, क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है। इतना समझ में आ गया तो फिर कोई बात दिक्कत ही नहीं है। और क्या बोल दोगे? वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। जिस स्थान में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको क्या बोल दोगे? कक्षक बोल दोगे। तो यहाँ पे लिख दूं, जिस स्थान में, चक्कर तो पूरी कक्षा में लगाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान होता है वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन, देखो प्लस का मतलब क्या होता है? उपस्थित होता है। और ये दूसरे वर्ड्स में क्या लिख देते हो? लिख सकते हो, वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। दूसरे शब्द में क्या लिख दूं? वह स्थान या स्पेस, वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी क्या हो? अधिक हो, क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। आगे बात समझ में, क्या कहलाता है? कक्षक। अधिक मतलब मैक्सिमम, इंग्लिश में क्या बोल दोगे? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ना जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की, उसको क्या बोल दोगे? कक्षक बोल दोगे। अब देखो ये कौन कक्षक और कक्षा होते कौन कौन से हैं? तो देखो कक्षा कौन कौन सी होती है, मैंने पहले भी बताया, के एल एम एन ओ पी, ऐसे आगे चलते चलो। तो इसको दर्शाते किससे हैं? के एल एम एन, इससे दर्शाते हैं। तो देखो, के एल एम एन से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? के एल एम एन से। ऐसे इसको किसे लिखते हो? एस पी डी एफ। आप जैसे ब्लॉग वगैरह पढ़ते हो ना, कक्षक, तो वो यही तो है, एस पी डी एफ। इसको किसे लिख देते हो? एस पी डी एफ से दर्शाते हैं ना, रिप्रेजेंट कर देते हो आप किससे? एस पी डी एफ। ऐसे आगे चलता जाता है, सेम इसमें भी ऐसे आगे चलता जाता है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, है ना? कक्षा है। ऐसे ही आप इसको क्या बोलते हो? दूसरा नाम भी बता दे, जैसे इसको आप ऊर्जा स्तर बोल देते हो, एनर्जी लेवल, या कोष बोल देते हो, ये सब इसके नाम है ना, तो लिख लो। या फिर कोष बोल देते हो इसको, या ऊर्जा स्तर मतलब एनर्जी लेवल। कोष को क्या बोल देते हो आप इंग्लिश में? सेल। तो सारे नाम इसके ही हैं, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे कौन से में क्या कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ऑर्बिटल मतलब कक्षक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। तो आप छोटी सी टेबल और बना लो एक, जहाँ पे यहाँ इधर तो हो जाएगी कक्षा या सिंगल हो जाएगी, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे हेडिंग डालो, कक्षा कौन सी होगी? के एल एम एन, ऐसे सारी ये कक्षाएं होगी। तो एक तो के हो गई, दूसरी एल हो गई, एम हो गई, एन हो गई, ऐसे आगे आप चलते चलो, ओ तक लिख लो, या फिर आगे जितना चाहो आप निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूला बताया हुआ ना डायरेक्ट, 2n² वाला, उसे तो निकालते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बस वो फॉर्मूला याद आते हैं, आप n की वैल्यू पुट कर दोगे और आपके पास में उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल दोगे, 2n² से। किसे निकालोगे, 2n² से। इसे निकालते हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मूला ना ये निकालने का, 2n²। तो आप वैल्यू रखते चलो n की जगह 1 2 3 4 वो आती चलेगी। k के लिए 1 होती है n की वैल्यू, l के लिए 2 होती है, m के लिए 3, n के लिए 4। तो n की जगह रख दोगे 1 रखोगे तो 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, फिर 2 की वैल्यू रखोगे तो 8 आ जाएगा, ऐसे 18 32 आता चलेगा। तो वैल्यू रखते चलो, यहाँ पे 2 आ जाएगा जब 1 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, और उसके बाद में रखोगे 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8। तो ऐसे आप रखते चलोगे 18 32 50 ऐसे 72 आगे चलता चलेगा आपके, वो तो आप निकाल लोगे। तो के एल एम एन यही पूछता है यहाँ तक, इससे आगे आपको पूछता भी नहीं है। अब कक्षक है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, देखो उसके लिए भी आपको बताया, जैसे एस पी डी एफ है, उसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं ना, पी में और डी में एफ में, सब में मैंने बताया हुआ है, लेकिन आगे और बता दूंगा। अभी देखो आप करते चलो साथ साथ में। तो इसमें कक्षक कौन कौन से हो जाएंगे, एस पी डी एफ, ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो एक हेडिंग तो डाल दो, ऐसी कक्षा थी ना, ऐसी इधर हो जाएगा कक्षक, मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल। एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ, ऐसे आप चलते चलो आगे, एफ तक बहुत है। हाँ तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, तो मैं क्या लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। देखो एस में कितना बताया मैंने, 2। कितना बताया 2। ऐसे पी में कितना बताए थे, 6। कितने, 6। और इसमें कितने थे, 10। और इसमें कितने थे, 14। तो ये देखो सारे के सारे हमने निकाली, और यही क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। अगर पूछना हो ना उसको सीधा सा, तो पूछ लेगा डी ब्लॉक है, सॉरी डी कक्षक है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें यहाँ पे, देखो ये रहा, अधिकतम तो कितना हो जाएगा 10, ऐसे एफ में कितना हो जाएगा 14। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। अब वो कोर्स कौन 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 से है मैंने आपको बताई हैं, मतलब सबसेल, एस पी डी एफ, ये सारे के सारे क्या है, सबसेल है ना। उपकोष, एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, एस में 1 होता है, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। मतलब एस उपकोष में 1 कक्षक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 2। क्योंकि मिनिमम कक्षक कितने हो सकते हैं, 1, और 1 कक्षक में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने होते हैं, 2। सब में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। तो ऐसे करके एस में 1 कक्षक होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसमें, 2। ऐसे ही पी है, उसमें कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, मतलब 3 कक्षक हो जाएंगे इसमें। ऐसे ही डी है, इसमें कक्षक कितने हो जाएंगे, 10 है ना टोटल, मतलब कक्षकों की संख्या। तो इसमें उपकोष कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे इसमें कितने हो जाएंगे, 7। मतलब हाफ कर दो ना, सीधा सा यही मतलब हुआ। चलो मैं लिखा देता हूँ फिर भी आपको, सबसेल मतलब उपकोष। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, उपकोष सबसेल, हेडिंग डालो। और कौन कौन से हैं, एस पी डी एफ, यही है ना। आप पढ़ोगे जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें भी सारे के सारे हैं ये दोबारा। तो ऐसे मान लो ये जो परमाणु स्ट्रक्चर वाला है ना चैप्टर, परमाणु संरचना, ये हमारी केमिस्ट्री की नींव है। इसके बिना आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते, इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। और इसमें फिजिकल का पार्ट भी आ जाता है ना, फिजिकल का पार्ट ही चल रहा है वैसे तो। हाँ तो उपकोष मतलब सबसेल कौन कौन से होते हैं, सारे के सारे बता देता हूँ मैं आपको। उपकोष, हेडिंग डालो उपकोष, इंग्लिश में क्या बोल दोगे, सबसेल, सबसेल। अब देखो कौन कौन से थे, एस पी डी एफ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक एस हो गया, एक पी हो गया, एक डी हो गया, और एक एफ हो गया। अब देखो इसमें बात करेंगे कक्षक की, इलेक्ट्रॉन्स की, इन सब की। तो एस उपकोष है, इसमें कक्षक कितने होते हैं, 1। ऐसी पी उपकोष है, उसमें कितने होते हैं, 3। ऐसी डी है, उसमें कितने होते हैं, 5। एफ में कितने होते हैं, 7। मतलब जितने कक्षक थे ना हमारे, उसके आधे कर दो, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना। एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो देखो एस है, एस उपकोष में कक्षक कितने बता दिए मैंने, एस उपकोष में कक्षकों की संख्या, ये उपकोष की तो बात चल रहा है। तो इसमें कक्षक कितने हैं, इसमें 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। वो बात मैंने पहले बता दी। पी उपकोष है, ये उपकोष लिख लो ना यार, लिखो तो वालों, ये लो, मतलब ये सेल, एस उपकोष, एस उपकोष मतलब एस सबसेल। ऐसे यहाँ भी उपकोष हो गया, सब में क्या ये उपकोष है, सबसेल क्या है, सबसेल। सबसेल बोल दो, उपकोष बोल दो, आपके अब तो याद रहने लगे ना। हाँ तो देखो पी में कितने कक्षक हो जाएंगे, पी उपकोष में कितने कक्षक हो जाएंगे, 3। तो पी में कौन कौन से हो जाएंगे, 3 कक्षक हो जाएंगे, कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे ही डी में कक्षक कितने हो जाएंगे बच्चों, 5। कितने, 5। इसमें एफ में कितने कक्षक हो जाएंगे, 7। कितने कक्षक, 7। कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 7, 7।
यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई तो आगे चले। देखो इसमें तो एक हो जाता है, एस में तो कोई मतलब कहानी है ही नहीं, और उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, वो भी आपको याद है। पी उपकोष है, इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, तीन, चलो लिख देता हूँ सारी। एक तो हो गया पी एक्स, दूसरा हो गया पी वाई, और तीसरा कौन हो गया, पी जेड, तीनों हो गए ना। ऐसे ही डी है, इसमें कितने हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे। पांच कौन कौन से हो जाएंगे, देखो एक, आप साथ साथ में लिखते चलो मेरे को देखे बिना कि आपको कितने याद रहते हैं। जब कोई याद नहीं है वो आप क्या करो, बोर्ड पे लिख दो। तो देखो डी उपकोष है, इसमें पांच आ जाएंगे, कौन कौन से, एक तो डी एक्स वाई आ जाएगा, याद आ रहा है क्या, डी एक्स वाई लिखते तो आपके सारे याद आ जाएंगे। उसके बाद डी वाई जेड आ जाएगा, देखो एक्स वाई जेड तीनों होते हैं, लेकिन उनको बदल बदल के लिखना होता है, एक साथ में दो लिखने होते हैं, जैसे एक्स वाई लिख दिया, वाई जेड लिख दिया, ऐसे ही अब आ जाएगा एक्स जेड, कौन सा आ जाएगा, एक्स जेड। अब एक बच गया कौन सा, डी एक्स जेड लिख दिया, और उसके बाद आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक हो गया डी जेड स्क्वायर, कौन सा हो गया, डी जेड स्क्वायर। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। ये हो गए पांचों कक्षक। एफ उपकोष है, इसको हम लिखते नहीं, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब इसमें जटिलता आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको लिखते नहीं है। आपको कितना याद रखना है, यहाँ तक याद रखना है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। आप जैसे कक्षक नहीं लिखते थे क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन भरते हो तो 1s 2s 3s ऐसे सारे के सारे भरते हो ना, 3p 4s 4d, ये वाले सारे के सारे 3d, तो ये सारे के सारे क्या है, कक्षक है, ऑर्बिटल है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं। जैसे 2p उपकोष आता है तो उसके अंदर कौन कौन से कक्षक होते हैं, तो 2px हो जाता है, एक 2py हो जाता है, एक 2pz हो जाता है ना, ये तो होते हैं उसके अंदर कक्षक। तो वो तो आपको समझ में आया हुआ है। अब आगे देखो, एक आपने नाम सुना होगा समभ्रंश कक्षक। मतलब समभ्रंश कक्षक का मतलब क्या होता है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल। देखो समभ्रंश नाम से पता चल रहा है, समान, सम का मतलब क्या होता है, समान। तो ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या हो, समान हो, उसको कौन से कक्षक बोल दोगे, समभ्रंश कक्षक बोल दोगे। इतना समझ में आ गया तो फिर सारा समझ में आ गया। देखो मैं लिखा देता हूँ, जैसे समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या कहलाते हैं, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, आगे चलो। हाँ, हेडिंग डालो, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, समभ्रंश कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या कहलाते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे लिखो समभ्रंश, समभ्रंश, समभ्रंश कक्षक पूरा लिखोगे, समभ्रंश कक्षक मतलब डीजनरेटेड ऑर्बिटल, डीजनरेटेड, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। यहां तक समझ में आ गया। हाँ, तो आगे देखो, डीजनरेटेड, अच्छा आ रही, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब देखो क्या बताया मैंने, समान ऊर्जा वाले कक्षक, तो सम मतलब समान, क्या समान है, ऊर्जा, तो लिख दोगे समान ऊर्जा वाले कक्षक ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। जैसे कि 2p है, उसके अंदर कौन कौन से हो गए, मैंने अभी बताया, 2px हो गया, 2py हो गया, 2pz हो गया, ये तीनों क्या है, समान ऊर्जा वाले कक्षक है। इनको क्या बोल दोगे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो एग्जांपल जैसे 2p है, आपने पढ़ते हो क्या, 1s 2p 3d ऐसे सारे के सारे। तो 2p के अंदर समभ्रंश कक्षक कौन कौन से हैं, लिखना भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, सारा का सारा। तो 2p के अंदर अभी बताया मैंने, 2px 2py और 2pz, कितने हो गए, तीन समभ्रंश कक्षक हो गए। तो एक तो क्या हो गया, 2px हो गया, दूसरा क्या हो गया, 2py हो गया, और लास्ट कौन सा हो गया, 2pz। मतलब इनकी ऊर्जा तीनों की क्या होती है, समान होती है। तो ये क्या हो गए, समभ्रंश कक्षक, कौन से, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। आई बात समझ में। ऐसे ही आप आगे भी निकाल सकते हो सारों की, जो मैं बता दूंगा आपको। जैसे 3D है, उसके अंदर आप बताओगे मेरे को, किसके अंदर, 3D के अंदर आप बताओगे मेरे को कौन कौन से होते हैं समभ्रंश कक्षक। एग्जाम में पूछ लेगा आपको कि 2p के समभ्रंश कक्षक है, 2px 2py 2pz ऐसे दे देगा, उसके अंदर वो आपको यहाँ पे कुछ और दे देगा, 2pz स्क्वायर दे देगा ना, तो वो गलत सत्य और असत्य वाले के अंदर आ जाएगा। तो 3D वाले में कौन से हो जाएंगे, 3dxy 3dyz 3dxz, और उसके बाद में 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3dz स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाली स्लाइड पे। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब कक्षक में इलेक्ट्रॉन निकालने, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो आप किससे निकालोगे, 2 ब्रैकेट 2l+1, अर्थात आप उसको बोल सकते हो 4l+2। ये वाला टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।